हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं प्रकाश परियार, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल प्रकाश पी जी के स्टडी मोडी। दोस्तों हम आज बात करेंगे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अंदर एक वैकेंसी निकाली गई है जिसका नाम है दोस्तों पशु चिकित्सा सहायक शल्य पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी के पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन नियम पुस्तिका निकाली गई है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी बन जाती है दोस्तों, जो कि एमपीपीएससी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों बहुत ही एक शानदार वैकेंसी। दोस्तों आप इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप वो ध्यान भी रखिएगा दोस्तों कि क्या है वैकेंसी दोस्तों। और दोस्तों इस वीडियो का अंदर बात करें दोस्तों इसकी प्रारंभ डेट क्या है दोस्तों, इसकी लास्ट डेट क्या है यानी इसकी अंतिम तिथि क्या है दोस्तों, इसकी एजुकेशन यानी कि इसकी शैक्षणिक योग्यता क्या मांगी गई है दोस्तों, और इसके अंदर कितनी वैकेंसी है, कितने पद है दोस्तों, वो चाहे वो जनरल के हो, ओबीसी की हो, ईडब्ल्यूएस को हो, वो एससी को हो, एसटी के हो, वो चाहे वो दिव्यांग जन के हो, वो महिलाओं के हो, वो पुरुष के हो, वो कितने कितने पद किसके अंदर कौन कौन सी कैटेगरी के अंदर दिए गए दोस्तों। और दोस्तों इसके अंदर हम बात करें कि कितनी फीस लग रही है दोस्तों, इसकी एग्जाम डेट क्या है, इसका सिलेबस क्या है यानी इसका पाठ्यक्रम क्या है दोस्तों, इस वीडियो में सारा हम वीडियो में हम कवर करेंगे दोस्तों। वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए दोस्तों और लास्ट तक देखिए ताकि आपको भी पूरे इसके बारे में पूरी जानकारी पता हो सके दोस्तों और आप अपने फॉर्म को फिलअप कर सके दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों, और अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अंदर जो वैकेंसी निकाली गई दोस्तों इसके बारे में पढ़ते दोस्तों। जो भी दे रखा है इसकी सारी डिटेल हम कवर करेंगे दोस्तों, जो भी चीजें दे रखी है इसके अंदर, जो क्या क्या मांगा गया है, क्या क्या चीजें क्या क्या जानकारी दे रखी है इसके अंदर, हम पूरा वीडियो कवर करेंगे दोस्तों। तो वीडियो को आप जरूर देखना दोस्तों। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जो दे रखा है दोस्तों, सबसे पहले बात करें मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अंदर आयोग के द्वारा रेसिडेंसी एरिया इंदौर दोस्तों। इसके अंदर वैकेंसी निकाली गई जिसका नाम है पशु चिकित्सा सहायक शल्यज पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी के पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन निकाला गया दोस्तों। जो नोटिफिकेशन इसके आधार पर निकाला गया, विज्ञापन क्रमांक दे रखा है दोस्तों 02/2023 13/3/2023 को ये विज्ञापन निकाला गया था दोस्तों। ये रोजगार और निर्माण जो पेपर्स होता है, जो अखबार होता है उसके अंदर ये विज्ञापन निकाला गया दोस्तों। आपको ध्यान अच्छी तरीके से कवर करिएगा दोस्तों। इसके अंदर आवेदन करने की जो अंतिम तिथि दोस्तों, जो अभी वैसे अंतिम तिथि आपको बता देते हैं, लेकिन दोस्तों नीचे हम बात करेंगे प्रारंभ तिथि क्या है। तो इसके ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि दे रखी दोस्तों, वो है 9 मई 2023 की 9 मई 2023 को इसकी अंतिम तिथि दोस्तों। लेकिन जो इसकी स्टार्ट डेट वो आपको मैं नीचे बता दूंगा, इसकी जो स्टार्ट डेट क्या है, इसकी जो इसकी प्रारंभ तिथि क्या है इसके बारे में आपको मैं वीडियो में बता दूंगा दोस्तों। तो इसके अंदर जो सबसे पहले दे रखा है महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ेंगे दोस्तों। इस महत्वपूर्ण निर्देश क्या है इसके, तो सबसे पहले बात करें आवेदन पत्र की संबंधित आवेदक निर्देश पढ़ लेते दोस्तों। आवेदक निर्देश क्या क्या दे रखे हैं इसके अंदर ये बात करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण निर्देश में बात करेंगे दोस्तों, इसमें दे रखा है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा यह वैकेंसी निकाली गई है। मध्य प्रदेश शासन हेतु पशु चिकित्सा सहायक शल्यज पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी के कुल 80 पदों के पूर्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किया जाता है दोस्तों। इसके अंदर दे रखा है यानी कि जो पशु पालन एवं डेयरी विभाग अधिकारी जो मध्य प्रदेश शासन हेतु पशु सहायक शल्यज पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी के लिए कुल 80 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों। और दोस्तों ये आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे, ये आपको ऑनलाइन ही करना दोस्तों, ये आवेदन आपको ऑनलाइन करना है दोस्तों। और दोस्तों ये जो ऑफलाइन होते हैं या फिर किसी प्रकार से फॉर्म भरने वो स्वीकार नहीं किए जाएंगे दोस्तों। आवेदन पत्र दिनांक दोस्तों 10/4/2023 से ये स्टार्ट हो गए दोस्तों। 10 अप्रैल 2023 स्टार्ट हो गए, 12 बजे से स्टार्ट हुए दोस्तों, और 9/5/2023 तक ये फॉर्म चलेंगे दोस्तों। 9 मई 2023 तक ये दोपहर 12 बजे तक ये चलेंगे दोस्तों। ये mponline.gov से भी फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। और डॉक्टर डायरेक्ट अपन जो www.mpsc.mp.gov पर जहाँ पर ये फॉर्म भरे जा सकते हैं दोस्तों, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इसके नीचे तीसरा पॉइंट पर कवर करेंगे दोस्तों, उपरोक्त परीक्षा तो आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे, आप ऑफलाइन फॉर्म नहीं भर सकते दोस्तों, केवल ऑनलाइन फॉर्म ही भर सकते हैं दोस्तों। अन्य किसी प्रकार से भेजे गए आवेदन पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, अच्छी तरीके से कवर करिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते दोस्तों आयोग की गणना के बारे में बात करें तो आयोग की गणना दोस्तों, आयोग की गणना 1 जनवरी 2024 तक ये की जाएगी दोस्तों, आपको ध्यान रखना। 1 जनवरी 2024 जो भी इस साल इस जो डेट है इसके आधार पर जो आयोग दे रखी है उसके आधार पर ये 1 जनवरी 2024 तक जो भी गणना होगी वो जितने साल उसमें चाहिएंगे दोस्तों, वो 1 जनवरी 2024 तक ये गणना की जाएंगी दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, अच्छी तरीके से कवर करें। बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी बन जाती है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है दोस्तों। दूसरा है पॉइंट दोस्तों, आयोग की गणना जो है वही जन्म तिथि मान्य होगी जो अभ्यर्थी की 10वीं मार्कशीट में दोस्तों। ये आयोग की जो गणना है दोस्तों वो हमारे को जो 10वीं की मार्कशीट दे, हाई स्कूल की जो मार्कशीट दोस्तों उसी अंक सूची में जो मार्कशीट में दे रखा है सारी डिटेल वो इसी के आधार पर वो डिटेल्स भरी जाएंगी दोस्तों। अतः अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र में उक्त अंक सूची में उल्लेखित नाम का, पिता का नाम दोस्तों और जन्म तिथि का ही उल्लेख करें दोस्तों। इसके अंदर जो भी चीजें हम डिटेल डालेंगे दोस्तों फॉर्म के अंदर वो हमें 10th बेस की जो एग्जाम हाई स्कूल है इसी के आधार पर हमें नाम, हमारे जन्म तिथि, हमारे पिता का नाम, वो माता
माता का नाम, जो भी जन्म जो भी है दोस्तों, नाम, पिता का नाम और जन्म तिथि सारी चीज़ें हम 10th मार्कशीट 10वीं मार्कशीट के आधार पर ही हम ये नाम इसमें दे सकते हैं दोस्तों। आपको ध्यान रखना, नाम, पिता का नाम, जो जन्म तिथि है वो इसी के आधार पर हम दे सकते हैं दोस्तों। ध्यान रखिए, जो भी अच्छी तरीके से 10th की मार्कशीट में जो नाम है वही नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि का उल्लेख करिए, नाम दे सकते हैं दोस्तों उसके अंदर। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, इसके बारे आगे बढ़ते दोस्तों, सी शुल्क हम जानकारी अपडेट कर सी शुल्क संबंधित निर्देश दोस्तों, इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। शुल्क संबंधित उपरोक्त परीक्षा के लिए अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा शुल्क का जो भुगतान है दोस्तों, वो क्रेडिट कार्ड के द्वारा, डेबिट कार्ड के द्वारा और इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा ही किया जा सके, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और अन्य किसी माध्यम से ये भुगतान नहीं किया सके, आपको बहुत इंपोर्टेंट वैकेंसी बन जाएगी दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा अच्छी तरीके से। ये सारे पैसा जो आप क्रेडिट कार्ड के द्वारा या फिर आप डेबिट कार्ड के द्वारा या इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त परीक्षा शुल्क MP ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से नगद स्वीकार किया जाए। आप MP ऑनलाइन के माध्यम से पैसा को आप सबमिट कर सकते हैं, पैसा को आप भेज सकते हैं। और शुल्क विवरण परिशिष्ट 2 का हम अवलोकन करेंगे कि अब क्या उसके अंदर शुल्क के बारे में क्या क्या चीजें दे रखी है और क्या क्या किस तरीके से हमें पैसा को हम भेजना है दोस्तों, वो अब उसके परिशिष्ट क्रमांक 2 को हम पढ़ेंगे दोस्तों। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, अभ्यर्थी ऑनलाइन पत्र की जांच कर सुनिश्चित करने भुगतान का विवरण पेमेंट डन हुआ है, स्पष्ट उल्लेखित है या नहीं। ये नहीं कि बस केवल अपन फॉर्म भर दिया और पैसा जमा कर दिया, उसमें ये नहीं आया कि पेमेंट डन, नहीं तो फॉर्म आपको रिजेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो ये अच्छी तरीके से कवर कर, परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए किसी बैंक या ड्राफ्ट अथवा चेक स्वीकार नहीं किए जाएंगे दोस्तों। उसमें आपको ये पैसा ऑनलाइन ही जमा करना है, आपको किसी प्रकार का ड्राफ्ट नहीं देना है, बैंक द्वारा नहीं देना, वो चेक के द्वारा नहीं देना है दोस्तों, आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, इसके अंदर दे रखा है दूसरा है, आयोग द्वारा भर्ती ऑनलाइन आवेदन पत्र में आयोग द्वारा वसूली की फीस के अतिरिक्त अधिक या त्रुटिवश गलत भुगतान के संबंध में रिफंड हेतु प्राप्त अभ्यावेदन स्वीकार नहीं होंगे दोस्तों। अभ्यर्थी को दिए गए निर्देशों सूक्ष्मता भली भांति ध्यान के पश्चात ही निर्देशों को सूक्ष्मता से भली भांति अध्ययन के पश्चात ही निर्धारित फीस का भुगतान करे। कियोस्क अथवा अन्य माध्यम से त्रुटिवश अधिकांश भुगतान रिफंड के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं हो। इसके अंदर कहा गया है दोस्तों कि जो आयोग के द्वारा प्रक्रिया के जो ऑनलाइन आवेदन पत्र है, वो आयोग द्वारा सुनिश्चित की फीस के अतिरिक्त यानी कि फीस जितनी लग रही है वही ली जाएगी, उससे कम ना ज्यादा ली जाएगी। अधिक या त्रुटिवश गलत भुगतान अगर आपने 200 लग रही है वहाँ पे 300 कर दिए तो इसके बारे में वो संबंध रिफंड आपको डबल वो पैसा वापस नहीं करेगा। और अभ्यर्थी दिए गए निर्देशों की यानी सूक्ष्मता से उसका भली भांति अध्ययन कर ले कि कितना पैसा लग रहा है, कितना पैसा फीस जमा करनी है, कितनी जनरल की कितनी लिए, SC ST OBC EWS SC ST और दिव्यांग के लिए कितना पैसा है। और कियोस्क अथवा अन्य माध्यम से त्रुटिवश अगर मान लिया कि पैसा अगर ज़्यादा डल जाता है, कम डल जाता है, तो वो रिफंड के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, त्रुटि सुधार संबंधी निर्देश के बारे में बढ़ेंगे दोस्तों। तो त्रुटि सुधार संबंधी अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पर सावधानीपूर्वक जांच कर लिए, अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा दोस्तों। ऑनलाइन आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार कार्य 17/4/2023 तक ये चालू रहेगा दोस्तों। हमारी जो एग्जाम है दोस्तों वो 9 अप्रैल से चालू है दोस्तों। कब से? 9 अप्रैल 2023 से ये भर्ती चालू है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। और ये कब तक चलेंगे दोस्तों, आपको जो भर्ती दोस्तों हमारे जो भर्ती वो 10 कब तक चलेगी दोस्तों, आपको दिया ही है इसके अंदर। ये 10/4 से 10/2023 से चालू है दोस्तों, और 9/5/2023 से बंद हो जाएंगे दोस्तों। लेकिन जो इसकी जो संशोधन तिथि जो सुधार त्रुटि सुधार है वो दोस्तों, वो हमारा 9 से लगाकर ये 17/4/2023 तक चलेंगी। से 17/4 यानी 17 अप्रैल से चालू हो जाएंगे दोस्तों। ये आपको ध्यान 10 से तो वो फॉर्म स्टार्ट हुए हैं दोस्तों, लेकिन 17/4/2023 से ये फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे दोपहर से, और 11/5/2023 तक ये यानी कि हमारी जो फॉर्म है दोस्तों ये एक दिन आगे बढ़ा, यानी कि वो हमें वो जो 10 तारीख तक की लास्ट डेट जो थी वो उसको अब 11/5/2023 तक ये फॉर्म भरा, यानी एक दिन हमारे को छूट मिलती है, यानी 10 मई तक फॉर्म भर सकते हैं। और ये तो 10 मई तक 2023 तक फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन 11 मई 2023 तक ये आपका फॉर्म 11 मई आपको ध्यान रखना है, कितना 11 मई को ध्यान रखना, 11 मई आपको ये तक हमें फॉर्म फिलअप करना, 11 मई 2023 तक ये आप संशोधन कर सकते हो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, अच्छी तरीके से कवर करिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके अंदर ऑनलाइन किया जा सकेगा। इस हेतु त्रुटि सुधार प्रति 50 रुपये, आपको पता है शुल्क 50 रुपये देना है, भले पॉइंट्स की भी गलती हो तो भी आपको 50 रुपये का सुधार करना है तो दोस्तों 50 रुपये आपको देना पड़ेंगे दोस्तों, आपको ध्यान। अपने सुधार है तो MP ऑनलाइन की अधिकृत कियोस्क की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। ध्यान रहे कि अभ्यर्थी के नाम में कोई परिवर्तन त्रुटि सुधारने की, ये पहले भी वीडियो में बता चुका हूं दोस्तों, आप MPPSC ये आपको ये नियम ये कहता है कि नाम जो आपने एक बार 10th मार्कशीट के आधार पर डाल दिया वही नाम, उसके बाद वो फॉर्म में जो नाम डेटा वो एक बार सबमिट होने के बाद वो नाम चेंज नहीं हो पाएगा दोस्तों। तो नाम को डालने में अच्छी तरीके से सावधानी रखिए दोस्तों, और अच्छी तरीके से नाम को डालने की कोशिश करिए दोस्तों, और अच्छे तरीके से नाम सही नाम ही आपको उसके अंदर लिखना है दोस्तों। आगे बढ़ते दोस्तों दे रखा है कि दूसरा पॉइंट दोस्तों, दूसरा अभ्यर्थी आवेदन पत्र
किसी प्रकार का त्रुटि सुधार अथवा साक्षात्कार के स्तर तक नहीं किया जा सकता, अतः वह अत्यंत सावधानीपूर्वक भरे, यानी कि जो प्रीलिम्स होगा दोस्तों उसमें भी वही रहेगा, तो मेंस होगा वही भी उसे, और जो जो इंटरव्यू नहीं साक्षात्कार होगा वहाँ तक भी वही चलेगा दोस्तों। आपको ध्यान रखना है यदि फिर भी अतिरिक्त कोई त्रुटि होती है तो त्रुटि सुधार अवधि, वांछित सुधार यानी त्रुटि सुधार अवधि तक, यानी कि अपन को 11/5 यानी कि 10 मई तक लास्ट हो जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों आपने को जहाँ तक त्रुटि सुधार अवधि दे रहे कि उसके अंदर हमने वो सुधार कर लेना चाहिए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके अंदर तीसरा जो पॉइंट है दोस्तों उसके अंदर दे रखा है त्रुटि सुधार में श्रेणी के सुधार मामलों में यदि कोई अभ्यर्थी आरक्षित वर्ग सुधार कर उसे वर्ग किया जाता है तो अनारक्षित वर्ग किया जाता है तो उसे आवेदन शुल्क अंतर कोई राशि देखे परिष्ठ क्रम जो देखेंगे उसके अंदर क्या क्या दे रखा शुल्क के बारे में, फीस के बारे में, तो आवेदन सुधार शुल्क के अतिरिक्त करना होगा, किंतु जन्म अनारक्षित वर्ग के रूप में भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र की को आरक्षित वर्ग में परिवर्तन की स्थिति में आवेदन शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी दोस्तों। इसके अंदर ये दे रखा है दोस्तों कि जब त्रुटि सुधार अवधि में श्रेणी सुधार यानी कि आपको जो कैटेगरी है के मामलों में यदि अभ्यर्थी आरक्षित वर्ग के रूप में फॉर्म भरे गए, यदि मान लीजिए कोई SC ST या फिर OBC या फिर AWS या फिर दिव्यांग ने उसने फॉर्म भर दिया, यानी कि आरक्षित उसने जनरल से फॉर्म भर दिया, तो ऑनलाइन आवेदन में सुधार कर उसे अनारक्षित वर्ग में किया जा सकता है, वो तो कर सकते हैं। लेकिन आवेदन शुल्क के अंदर मान लीजिए कि जहाँ 250 रुपये जो फीस लग रही थी SC ST OBC AWS या फिर दिव्यांगजन के लिए, तो वहाँ 500 रुपये जमा कर दिए तो त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त करना होगा, यानी कि उसे अगर आरक्षित वर्ग से आरक्षित वर्ग के रूप में भरेगा अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में सुधार कर उसे अनारक्षित किया जाता है तो उसे सॉरी इसके अंदर आपको ये दे रखा है कि अगर आपने अगर SC ST AWS या दिव्यांग जैसे फॉर्म भर दिया है जनरल होते हुए, तो आपको फिर जो पैसा आप अनारक्षित यानी कि जनरल में करना चाहते हो आपको पैसा वो डबल आपको 250 जहाँ लग रहे थे वो आपको 500 रुपये देना पड़ेंगे, किंतु अनारक्षित वर्ग से यानी कि जनरल से ऑनलाइन आवेदन पत्र को आरक्षित वर्ग में परिवर्तित करने के से में मान लीजिए किसी ने अगर जो जनरल वाला जो कैंडिडेट है या स्टूडेंट है उसने फॉर्म भर दिया है वो SC ST या जो इससे EWS से, तो अनारक्षित वर्ग से में रूप में फॉर्म भरे गए ऑनलाइन आवेदन में को SC ST EWS या दिव्यांगजन या किसी भी कैंडिडेट ने अगर जनरल से फॉर्म भर दिया उसकी फीस अगर 250 की जब 500 लग गई है तो इसमें आवेदन शुल्क वो 500 जो 250 रुपये वो वापस नहीं किए जाएंगे दोस्तों। ये ध्यान रखने की कोशिश करिएगा दोस्तों। तो फॉर्म को भरते समय बहुत ही सावधानीपूर्वक जांच कर ले दोस्तों, जानकारी अच्छी तरीके से फिलअप करिए, अच्छी तरीके की चीज़ को अच्छी तरीके ध्यान रखकर आपको फॉर्म ध्यान रखना है, फिर फिलअप बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी बन जाती है दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, सारी चीज़ अच्छी तरीके से कवर करिएगा, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर मांगी गई, किस तरीके से फॉर्म भरना है, ये ध्यान रखने की कोशिश करिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, चौथा है दोस्तों पॉइंट हमारा कि ऑनलाइन आवेदन पत्रों में अभ्यर्थी द्वारा भरी गई श्रेणी यानी कि श्रेणी वर्ग अनारक्षित अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर लिंग जो हुआ महिला पुरुष शासकीय सेवक जन्म तिथि आदि के आधार पर ही परीक्षा परिणाम घोषित किया जाता है दोस्तों। अतः त्रुटि शब्द होने पर से किसी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा। श्रेणी वर्ग जन्म तिथि परिवर्तन विषय समस्त अभ्यर्थियों को समर्थ आयोग द्वारा अभ्यर्थी में कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा तथा ऐसे अभ्यर्थी अमान्य किए जाएंगे। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करने की शासन के आदेशों के अनुसार संबंधित श्रेणी अंतर सम्मिलित है गलत जानकारी से उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी। यानी कि कहने का यह होगा दोस्तों कि ऑनलाइन आवेदन पत्र अभ्यर्थी भरी गई श्रेणी जो है आरक्षित वर्ग जितने भी आरक्षित अनारक्षित हो जो जनरल यानी अनुसूचित जाति हो अनुसूचित जनजाति हो अन्य पिछड़ा वर्ग हो आर्थिक रूप से जो कमजोर हो लिंग महिला पुरुष शासकीय सेवक हो जन्म आदि के आधार पर परीक्षा परिणाम घोषित किया जाता है। इसी के आधार पर हमारा जो परीक्षा परिणाम इसी के डिटेल्स के आधार पर परीक्षा घोषित किया जाता है, यानी कि आपका नाम जो है वो इसी के आधार पर पैसा परिणाम घोषित किया जाएगा तो जो उसमें आपने फॉर्म में लिखा है दोस्तों। और अतः त्रुटि सुधार अवधि समाप्त होने पश्चात किसी परिवर्तन मान्य नहीं होगा। वो आप कुछ भी कर लीजिए, जो नाम है वही चलेगा, जो दे रखा है वही चीज़ चलेगी। चाहे आप जनरल से आपने SC से फॉर्म भरे तो SC ही चलेगा दोस्तों। और श्रेणी वर्ग में जन्म तिथि परिवर्तन विषय समस्त अभ्यर्थन संदर्भ आयोग द्वारा अभ्यर्थी में कोई पत्र ये नहीं कि हमारे SC से अब जनरल कर ले, हम आपको इस तरीके से आपको नोटिस दे रहे हैं तो आप वो नहीं हो पाएगा दोस्तों। और तथा ऐसे अभ्यर्थन अमान्य किए यानी कि ऐसे अभ्यर्थन जो है वो फॉर्म अभ्यर्थन अमान्य कर दिए जाएंगे। और अभ्यर्थी की यह सुनिश्चित कर ले कि शासन के अध्ययन यानी कि सुनिश्चित करेगी शासन के आदेशों के अनुसार समय श्रेणी के अंतर्गत सम्मिलित है और गलत जानकारी भी स्थिति में ये उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएंगी दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। यानी कि फॉर्म को अच्छी तरीके से फिलअप करिएगा, अच्छी तरीके से जानकारी को इकट्ठी करके आपको जो सही जानकारी उसी के आधार पर फॉर्म भरना है दोस्तों। आपको ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी बन जाती है दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। फिर आगे बढ़ दोस्तों कि पात्रता के बारे में दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा जो पॉइंट्स बनेगा दोस्तों वो पात्रता बनेगा, क्योंकि जो हमारे एजुकेशन के आधार पर ही हम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं दोस्तों। और हमें इसी के आधार पर हम फॉर्म को फिलअप करते हैं, क्योंकि हमारे एजुकेशन हमारी शैक्षणिक योग्यता हमारी अर्हता है हमारी पात्रता उसी के आधार पर हम फॉर्म को फिलअप करते हैं दोस्तों, है ना। तो शैक्षणिक अर्हता के बाहर तक बात करेंगे दोस्तों। तो शैक्षणिक अर्हता हम दोस्तों हमें विधि के नियमों के
अधीन, यानी पहला पॉइंट दे रखा विधि के नियम के अधीन स्थापित भारत के किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में से पशु चिकित्सा विज्ञान में स्नातक यानी कि आपका पशु विज्ञान यानी कि जो 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 चिकित्सा विज्ञान यानी कि जो हमारे जो जो विश्वविद्यालय है या फिर किसी संस्था की पशु चिकित्सा विद्यालय में हमारे को ग्रेजुएशन हो जाए, क्या होना चाहिए दोस्तों, ग्रेजुएशन होना चाहिए इसके अंदर, जैसे दोस्तों तब जाके हम फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, अच्छी तरीके से कवर करिएगा दोस्तों। तो इसके अंदर हमें सेक्शन अर्हता में ये ग्रेजुएशन होना चाहिए दोस्तों। अन्य अर्हता में आपको दोस्तों एक विधि के नियम अधीन मध्य परिषद के अधीन पद के विज्ञापन की तारीख के पूर्व ही पंजीकृत होना, यानी विधि के नियम के अधीन मध्य पशु विज्ञान राष्ट्रीय पशु विज्ञान के अधीन पद के विज्ञापन की तारीख से पूर्व पंजीकृत, यानी उससे पहले ही हमारा ये सब सारी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए दोस्तों। तीसरा पॉइंट पंजीकरण स्थायी होना चाहिए, अनिवार्य पंजीकरण जो है वो अनिवार्य होना चाहिए दोस्तों, बहुत स्थायी होना है, पंजीकरण स्थायी होना अनिवार्य है दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए। फिर चौथा पॉइंट हमारे रोजगार पंजीयन के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, तो माननीय उच्च मुख्य पीठ जबलपुर की माध्यम याचिका क्रम दोस्तों 5/6/2022 पारित अंतिम जो आदेश है दोस्तों वो दिनांक 8/2022 के अनुपालन में अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियों को रोजगार कार्यालय में पंजीकरण मुक्त रखा गया है दोस्तों, आपको ध्यान रखेंगे, यानी कि इसके जो दिनांक 8 अनुपालन में अन्य प्रदेश के जो अन्य प्रदेश है दोस्तों, अन्य हमारे चाहे वो एक प्रदेश से अन्य प्रदेश अदर स्टेट से रोजगार कार्यालय से पंजीयन से वो मुक्त रखा गया, उसे रोजगार पंजीयन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी दोस्तों, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। फिर का पॉइंट आता है दोस्तों हमारा ये कहता है कि मध्य प्रदेश नियमित जीवित रोजगार पंजीयन के करते समय आवश्यक नहीं होगा, लेकिन किंतु ऐसे साक्षर के समय मध्य रोजगार जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र अनिवार्य प्रस्तुत करना होगा, जो कि अगर मान लिया प्रीलिम्स में नहीं होगा चलेगा, लेकिन मेंस में नहीं होगा, लेकिन साक्षर के समय आपको जीवित पंजीयन रोजगार पंजीयन अन्य वहाँ पे उपलब्ध कराना जरूरी है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, ये अच्छी तरीके से वैकेंसी कवर करिएगा दोस्तों। स पॉइंट क्या बोल रहा है दोस्तों, स पॉइंट ये है दोस्तों मध्य शासन की सेवा में कार्य शासकीय निगम मंडल उपक्रम आयोग बोर्ड विश्वविद्यालय स्वास्थ्य कर्मचारी तथा नगर सैनिक अभ्यर्थियों विभागीय कार्यालय द्वारा जारी अन्नपत्ति प्रमाण पत्र मान्य नहीं किया जाएगा, और मान्य के उपयुक्त अन्नपत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर रोजगार पंजीयन से छूट रहेगी दोस्तों। इसके अंदर ये कहा गया है दोस्तों कि मध्य प्रशासन के अंदर जो कार्य जो शासकीय कार्य जो है निगम के अंदर जो मंडल के अंदर उपक्रम बोर्ड या विश्वविद्यालय स्वास्थ्य कर्मचारी जो है कर्मचारी तथा नगर जो सैनिक के अभ्यर्थियों को, यानी जो अभ्यर्थी अगर इसमें फॉर्म भरते हैं तो वैकेंसी बनेगी दोस्तों, तो को विभाग कार्यालय द्वारा यानी कि उस विभाग एमपीपीएससी द्वारा अन्नपत्ति प्रमाण पत्र मान्य किया, यानी कि कोई अगर आपत्ति अनापत्ति होती है तो वो हर तरीके से उसको मान्य करेगा, और उपयुक्त अन्नपत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर रोजगार पंजीयन से वो उसे किस प्रकार का रोजगार पंजीयन नहीं लिया जाएगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना है ना, अच्छी तरीके से कवर करिए। तो फिर दोस्तों तीसरा पॉइंट हमारा ये कहता है कि प्रकाश विज्ञान में विज्ञान पद्धति शैक्षणिक अर्हता अनुभव वांछनीय अर्हता एवं वैज्ञानिक रिक्तियों का आरक्षण वर्गीकरण आदि का उल्लेख किया गया है, विभाग के द्वारा मांग पत्र आधार पर प्रकाशित किया गया है, जिसमें आदेशों की कोई भूमिका नहीं रहती, अतः अभ्यर्थी निश्चित किया जाता है, उक्त आयोग में शिकायत स्वीकार नहीं किया जाएगा, उक्त संबंध में शिकायत करता अभ्यर्थी के सीधे उस विभाग को अपनी शिकायत भेज कर, यानी कि आयोग ये कहता है कि हमें जो वैकेंसी जिस तरीके से हमें डिटेल्स जहाँ से जो जिस विभाग से हमें जो मिली थी वो जो वैकेंसी मिली थी उसी के आधार पर हमने आयोग द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है, उसी के आधार पर फीस का निर्माण किया गया है, और उसी के आधार पर ये परीक्षा इधर ये आयोग इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। अगर कुछ प्रॉब्लम्स या समस्या दोस्तों आप डायरेक्ट उस विभाग से कनेक्शन कर सकते दोस्तों। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, फिर दे रखा है परीक्षा केंद्र प्रवेश पत्र के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो परीक्षा प्रवेश पत्र के बारे में बात करें दोस्तों, तो इसके अंदर बात है कि इस विज्ञापन के अंदर विज्ञान इंदौर भोपाल जबलपुर ग्वालियर स्थित परीक्षा केंद्र पर वस्तुनिष्ठ स्पष्ट यानी ऑप्टिकल मार्क रीडर आधारित परीक्षा होगी दोस्तों की जाएंगी। परीक्षा प्राप्त अंकों गुणानुक्रम के आधार पर विभिन्न श्रेणियों विज्ञापित पदों के 3 गुना तथा समान अंकों प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात हेतु आमंत्रित किया जाएगा। तो परीक्षा को पाठ्यक्रम परीक्षा तिथि प्रवेश पत्र उपलब्ध का तिथि को समय आयोग की वेबसाइट MPPS पर ये प्रकाशित किया जाएगा। इसी आधार पर हमें जो एग्जाम डेट जो पाठ्यक्रम है उसका क्या है, उसका एग्जाम डेट क्या है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हमें ये जो psc.mp.gov पर ये प्रकाशित किया जाएगा दोस्तों। उस समय वो डिटेल्स आपको नोटिस करके जारी करके आपको बता देंगे दोस्तों कि कब इसकी परीक्षा एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे दोस्तों। अब आगे बढ़ते दोस्तों, इसकी दूसरा पॉइंट दे रखा है दोस्तों। दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि आयोग द्वारा भर्ती विज्ञापनों की ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रण के समय अभ्यर्थियों से परीक्षा केंद्र आवंटन शहर की अग्रमान्यता एवं उपलब्धता के आधार पर आवंटित की जाती है। अभ्यर्थी द्वारा एक बार अग्रमान्यता उपरांत परीक्षा शहर में कोई परिवर्तन संबंध में प्रस्तुत की भी कोई भी अभिवादन स्वीकार नहीं किया जाएगा दोस्तों। इसके अंदर ये कह रहा है दोस्तों कि आपको आयोग द्वारा जो भर्ती विज्ञापनों के ऑनलाइन आवेदन पर आमंत्रण से यानी कि जब एडमिट कार्ड जारी होगा, जब आमंत्रण के समय अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र आवंटन हेतु शहर की अग्रमान्यता यानी कि जो आपने शहर डाल दिया उसके आधार पर ही आप लोग आवंटित की जाएगी। और अगर आपने मान लीजिए कि भोपाल इंदौर डाल दिया, भोपाल या जबलपुर डाल दिया, तो आपको ये तीनों में से कोई एक दिया जाएगा। और अगर इसमें से या तो इंदौर दे सकता है, भोपाल दे सकता है, जबलपुर दे सकता है, तो आपको इन्हीं तीनों या आपको ग्वालियर नहीं दे सकता दोस्तों। तो आगे की जाती है
तो एक बार अग्रमान्य तो उपलब्ध परीक्षा सहायक परिवर्तन के संबंध में प्रस्तुत कोई भी अभ्यर्थन से आपको बोल दें मेरे को ग्वालियर करना है तो ग्वालियर नहीं किया जाएगा दोस्तों। और ये प्रस्तुत एक बार अभ्यर्थी द्वारा एक बार अग्रमान्य को संबंध में प्रस्तुत अभ्यर्थी द्वारा एक बार अग्रमान्य उपरांत परीक्षा सहायक परिवर्तन के संबंध में प्रस्तुत कोई भी अभ्यर्थन स्वीकार नहीं किया जा सकेगा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है। अच्छे से कवर करेगा, सारी चीज़ों को ध्यान रखिएगा क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं। तीसरा है तो आयोग द्वारा भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित अभ्यर्थियों को परीक्षा आने जाने का नियमानुसार यात्रा करने तो रिफ्यूजमेंट का वर्गीकरण प्रावधान नहीं किए जिसके अनुसार नियमानुसार भुगतान कार्य संपादित किया था। अतः इस संबंध में किसी भी समय के माध्यम से अभ्यर्थन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी कि इसको आपको यात्रा जो SC ST OBC जो भी जैसे कि कोई या OBC EWS SC ST या दिव्यांगजन के लिए जो यात्रा है दोस्तों वो रिफ्यूजमेंट के माध्यम से आपको पैसा जमा यानी कि आपको बैंक के द्वारा पैसा वो ऑनलाइन किया जाएगा। नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही संपादित की जाती है। अतः इस संबंध में किसी भी माध्यम से प्राप्त विद्यालयों को स्वीकार नहीं, आपको पैसा डायरेक्ट वो नकद नहीं दे सकता, वो आपको ऑनलाइन पैसा ही आपको दिया जाएगा। दोस्तों आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों परीक्षा नियम के बारे में बात करें तो परीक्षा नियम किस तरीके से, तो परीक्षा नियम निर्देश आदि पड़ेगा। तो चयन परीक्षा ये किए जाएंगे नियम चयन इस संबंध में कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी। चयन परीक्षा संबंधी यदि भर्ती नियम आयु मूल निवासी रोजगार आया संबंध द्वारा किए जाते हैं तो इस संबंध में यथा संशोधन जारी किए के तुरंत समय जारी निर्देश अनुरूप अंतिम परिणाम घोषित किया जाएगा। पाठ्यक्रम के बारे में निर्धारित पाठ्यक्रम निर्देशित विज्ञापन समय प्रकाशित कोई परिवर्तन किया जाता है तथा संशय पाठ्यक्रम परीक्षा आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाए। परीक्षा घोषित पाठ्यक्रम के आधार पर की जाएगी। इस समय अभ्यर्थन मान्य नहीं होंगे। दोस्तों तीसरा है ये चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद यदि कोई कंप्यूटर त्रुटि लिपिक त्रुटि ध्यान में रखिए आती है तो आयोग द्वारा चयन परिणाम को सुधारने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। यदि कोई गलती त्रुटि किसी सिस्टम से गलती हो गई या फिर किसी आयोग से गलती का जो त्रुटि लिपि की या फिर लिखने कोई गलती हो गई तो आयोग का चयन जो है परिणाम को सुधारने का अधिकार उसी का आयोग के पास होगा। चयनित अभ्यर्थियों को सूची सूची एवं चयनित अभ्यर्थियों के अभियोग की संबंधित विभाग को आयोग द्वारा पेश यानी कि जो प्रतिशत सूची है चयनित अभ्यर्थियों जो अभियोग जो चयनित अभ्यर्थियों की सूची प्रतिशत सूची जो चयनित अभ्यर्थियों अभियोग संबंधित विभागों को आयोग के द्वारा प्रेषित किया जाए। जो आयोग है जिस विभाग में जिस विभाग में वो चयनित हुआ है उस आयोग में वो उसको भेज दिया जाएगा और नियुक्ति कार्यवाही शासन के विभागों द्वारा की जाएगी। मुख्य सूची प्रति सूची के अभ्यर्थियों को सूची के संबंध में आयोग से पताचार न करें। यानी कि आपको आयोग से कुछ भी लेना देना नहीं है, केवल आयोग आपको एग्जाम करवा रहा है, कंडक्ट करवा रहा है, आपको उसके द्वारा कुछ नहीं करना है। केवल आपको विभाग से ही आपको कोई परेशानी तो आपको विभाग से डायरेक्ट करेक्शन संपर्क कर सकते दोस्तों। फिर इस तरीके से आप सारा चीज़ इस तरीके से कवर कर लीजिए। सारा चीज़ क्या क्या दे रखी है दोस्तों एक बार आप खुद पढ़ लीजिए। वीडियो को आप स्क्रॉल में कर देता हूं दोस्तों ताकि आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए क्या क्या चीज़ें दे रखी है। एक बार पढ़ लीजिए, वीडियो को स्टॉप करके आप देख लीजिए क्या क्या चीज़ें दे रही है। अन्य निर्देश भी आप पढ़ लीजिए दोस्तों क्या क्या इसके अंदर अन्य निर्देश में दे रखा है दोस्तों ताकि आपको पता चल सके क्या क्या चीज़ें इसके अंदर दे रखी है। एक बार वीडियो को स्टॉप करके देख लीजिएगा, पढ़ लीजिए दोस्तों। पढ़ने का ये आपको ये है कि दोस्तों आप पढ़ लीजिए, नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए ताकि आपको अपने एग्जाम में क्या क्या नोटिफिकेशन, क्योंकि सारी चीज़ें हम नोटिफिकेशन के आधार पर दी जाती है दोस्तों। आपको ध्यान रखना रोजगार निर्माण समाचार पत्रों आगामी अंत में ये किया जाएगा दोस्तों। ये सारी चीज़ें ये नोटिफिकेशन आपको रोजगार निर्माण में भी प्रकाशित किया गया दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों इसके अंदर जैसे अभी अब बात करें दोस्तों इसके अंदर जितने भी वैकेंसीज कितनी वैकेंसीज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनेगा दोस्तों ये। तो इसके अंदर क्या वैकेंसी है इसके बारे में बात करें दोस्तों तो आप अच्छी तरीके से इसको कवर करिएगा दोस्तों कि क्या क्या इसके अंदर दे रखा है दोस्तों। कितनी वैकेंसी कौन से कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज दे रखी हैं और कितनी वैकेंसी महिला जनरल के लिए कितनी है, SC OBC के लिए EWS के लिए कितनी है, SC ST और दिव्यांगजन के लिए कितनी, पुरुष महिलाओं के लिए कितनी और कुल मिलाकर कितनी वैकेंसी इसके अंदर दे रखी है ये हम दोस्तों ये हम कवर करेंगे दोस्तों। ध्यान रखिए क्या क्या चीज़ें इसके अंदर दे रखी है दोस्तों। चलो जैसे आगे बढ़ते तो उसके अंदर दे रखा है पॉइंट्स बनता है पॉइंट्स बनेगा दोस्तों कि भारत के नागरिकों यानी भारत के जो लोग हैं तथा भारत के संविधान के तहत अन्य श्रेणियों के आवेदकों से पशुपालन एवं डेयरी विभाग मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत निम्न पदों हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो इसके अंदर ये दे रखा है कि पद का नाम दे रखा है दोस्तों। पद का नाम क्या है तो पद का नाम पशु चिकित्सा सहायक शल्य पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी है दोस्तों। वेटरनरी असिस्टेंट सर्जन, वेटरनरी एग्जाम एक्सटेंशन ऑफिसर। रिक्ति विवरण दोस्तों ये रिक्ति विवरणों की वर्ग संख्या देखिए रिक्तियों में मध्य प्रदेश के मूल निवासी महिलाओं में आरक्षित पद ये क्या क्या दे रखे हैं ये हम कवर करेंगे दोस्तों। आप अच्छे तरीके से ध्यान रखने की कोशिश करेगा दोस्तों। आप आज बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी बन जाती है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो इसके अंदर जैसे दे रखा है दोस्तों कि जैसे कि पहला वैकेंसी पड़े दोस्तों अनरिजर्व के लिए बात करेंगे दोस्तों। अनरिजर्व के लिए कितनी वैकेंसी इसके अंदर दे रखी है दोस्तों।
दोस्तों इसके अंदर जो अनरिजर्व दोस्तों इसके लिए वैकेंसी दे रखी है, सबसे पहले बात करें तो अनरिजर्व के लिए वैकेंसी दोस्तों दे रखी है 22 वैकेंसी दोस्तों, शेड्यूल एससी की शेड्यूल कास्ट के लिए दोस्तों 13 वैकेंसी दोस्तों, शेड्यूल ट्राइब के लिए दोस्तों 16 वैकेंसी दोस्तों, ओबीसी एंड अदर बिलो कास्ट के लिए 21 वैकेंसी दोस्तों, ईडब्ल्यू इकोनॉमिकल व्हीकल सर्विस के लिए 8 वैकेंसी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। ठीक इस तरीके से सभी वैकेंसी दोस्तों 22 13 16 21 8 इस तरीके से ध्यान रखें। कितनी वैकेंसी इसके अंदर अपने कैटेगरी के आधार पर आप वैकेंसी को देख सकते हो दोस्तों। फिर इसी तरीके से रिक्त मध्य मूल्यवासी महिला है तो आरक्षित पर महिलाओं के लिए कितने वैकेंसी, तो अनरिजर्व दोस्तों 7 वैकेंसी है दोस्तों, यानी कि शेड्यूल कास्ट के लिए दोस्तों 4 वैकेंसी दोस्तों, शेड्यूल ट्राइब के लिए दोस्तों 5 वैकेंसी दोस्तों, ओबीसी एंड अदर बिलो कास्ट के लिए 7 वैकेंसी दोस्तों, ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकल सर्विस के लिए 3 पोस्ट दोस्तों, कुल मिला के कितने पोस्ट दोस्तों 80 पोस्ट इसके अंदर हो जाती है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी बन जाती है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी ये बन जाएगी दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। तो आगे बढ़ो, फिर दे रखा है दोस्तों इसके अंदर कि आगे बढ़े दोस्तों इसके अंदर दे रखा है कि जो वैकेंसी है जैसे कि ये और अपनी अच्छी तरीके से कि जो अप्रोच दे रखा है कि अनरिजर्व क्या होता है, एससी क्या होता है, एसटी क्या होता है, ओबीसी अन्य डब्ल्यूएस क्या होता है, इसके डिटेल्स कवर कर लीजिएगा दोस्तों। तो कुल मिला के दोस्तों वैकेंसी कितनी दोस्तों 80 वैकेंसी दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। और टिप पढ़ लीजिएगा दोस्तों, क्या टिप्स में क्या दे रखा है अच्छी तरीके से कवर के लिए एक बार आप अच्छे से पढ़ लीजिए क्या क्या चीज़ें दे रखी है, ये आप समझ लीजिएगा दोस्तों। ये चीज़ें मुख्य भाग ये सारी चीज़ें आप एक बार पढ़ लीजिए। और प्रावधिक ये दोस्तों ये क्या चीज़ें होती है, जैसे कि मुख्य भाषा प्रावधिक रूप में बहुत तालिका में किया गया दोस्तों। तो इसके अंदर जो मुख्य भाग जो है 87% भाग, यानी कि जो 22 13 16 11 ये जो ये चीज़ें जो ये वैकेंसी दोस्तों ये हमें 87% भाग इन लोगों के लिए है। लेकिन प्रावधिक भाग जो 13% भाग है वो 10 भाग कार्यपालिका के लिए 10, इसलिए 10 3 काल्पनिक के लिए 3, ये इस तरीके 70 मतलब कुल मिला 70 जो है वो मतलब जो शुद्ध वैकेंसी वो 70, लेकिन 10 जो कार्यपालिका जो प्रावधिक भाग है जो उसको बाद में अगर जब मान लीजिए किसी का कैंडिडेट चयन हो जाता है तो उसको पहले तो 87% से उससे तुलना की जाएगी। अगर वो सिलेक्ट होता है 70 में ठीक नहीं तो, वरना उसको प्रावधिक भाग जो 13% है उससे ये कैंडिडेट चयन किया जाएगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते दोस्तों, फिर इससे और भी आप अच्छे तरीके इसको पढ़ लीजिएगा क्या क्या चीज़ें दे रखी है, एक बार अच्छे तरीके से आपको स्क्रॉल कर लेता हूँ दोस्तों, स्टॉप करके आप पढ़ लीजिएगा। पद बात करते हैं दोस्तों, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, पद का विवरण के बारे में बात करें। विभाग का नाम दोस्तों मध्य प्रशासन पशु पालन एवं डेयरी विभाग है दोस्तों। श्रेणी दोस्तों राज्य देती वर्ग 2 कितने की एग्जाम, कब की एग्जाम दोस्तों, वर्ग 2 की एग्जाम दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। और ये पद की स्थिति जो अस्थायी दोस्तों, ये कोई स्थायी नहीं है दोस्तों, ये ऑर्डिनरी एग्जाम है। वेतनमान दोस्तों इसका जो 15,600 लगाकर 39,100 की और 5500 इसका ग्रेड पे हो जाएगा। तो राज्य शासन यथा समय पर प्रसारित आवेदन महंगाई भत्ते अन्य पत्ते दे होंगे दोस्तों। नोट उपयोग वेतन छठे वेतनमान के अनुसार है, 7वें स्थायी वेतनमान होगा, यानी 7वें वेतनमान जब होता है स्थायी नहीं होगा, उससे 7वें वेतनमान से अगर वो पैसा मिलता है तो उसे इसके आधार पर नहीं मिला, उसके आधार पर वो 7वें वेतनमान पर वो अलग से पैसा अलग से दिया जाएगा दोस्तों। कर्तव्य इसका क्या बनता है दोस्तों, पशु चिकित्सा पशुपालन अधिकारी के पद का नाम तो पशु चिकित्सा सहायक पशु विस्तार अधिकारी है, वेटरनरी असिस्टेंट सर्जन, वेटरनरी एक्सटेंशन ऑफिसर दोस्तों, आपको ध्यान रखना। अर्हता दोस्तों शैक्षणिक अर्हता के बारे में बता ही दिया गया, फिर भी आपको बता दो विधि नियम ऐसा भी भारतीय किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था पशु चिकित्सा विज्ञान व्यवस्था तक होना चाहिए। और दोस्तों इसके अंदर और भी जैसे कि अन्य अर्हता के बारे में अगर है आपके पास है तो अन्य अर्हता दोस्तों आपको विधि के नियम अधीन राज्य पशु चिकित्सा परिषद के अन्य पद के विज्ञापन की तारीख से पूर्व पंजीकृत होना चाहिए दोस्तों। ये सारी चीज़ इसके अपन पढ़ ही चुके हैं और ये सारी चीज़ आपने पढ़िए दोस्तों, फिर पंजीयन स्थान अनिवार्य, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी लिए, फिर भी आप एक बार इसको अच्छी तरीके से कवर कर लीजिए क्या क्या चीज़ें इसमें दे रखी। दोस्तों आयु सीमा के बारे में दोस्तों 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर लियो तो 40 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की हो, और जो आयु की संगणना वो 1/1/2024 तक की जाएगी दोस्तों। और भी चीज़ें क्या चीज़ें दे रखी है इसके अंदर आप एक बार पढ़ लीजिए क्या क्या चीज़ें इसके अंदर दे रखी है। आप स्टॉप करके वीडियो को देख लीजिए क्या क्या चीज़ें इसके अंदर दे रखी है आप अच्छी तरीके से, क्योंकि नोटिफिकेशन आप इतना बड़ा फॉर्म भर रहे हैं, फॉर्म फिलअप कर रहे हैं दोस्तों, तो आपको और इतनी बड़ी एग्जाम दे रहे हैं दोस्तों, तो आपको एक PSC की एग्जाम दे रही है, SDM और तहसीलदार सिविल सर्विस की एग्जाम के बराबर दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है क्या कि अधिकतम आयु वो 62 वर्ष के दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। और नोटिफिकेशन को अच्छी तरीके से पढ़िए ताकि आपको पता चले कि दोस्तों क्या क्या चीज़ें नोटिफिकेशन मांगी गई है, क्या क्या चीज़ें हमें भरना है दोस्तों, ये आपको पता चल सके। फॉर्म फिलअप कर सबसे बड़ा अगर हम एग्जाम फॉर्म भर रहे हैं तो हम सबसे पहले हमारा माध्यम ही नोटिफिकेशन होता है, इसके आधार पर ही हम सारा परीक्षा को हम क्वालिफाई करते हैं, उसी के आधार पर सारा काम यानी रूल बुक के आधार पर ही हम सारा काम होता है। क्या क्या निर्देश है, क्या क्या नियम है, क्या क्या शर्तें हैं, क्या क्या उसके अंदर मांगा गया है, क्या क्या किस तरीके से चयन होना है, क्या सारी चीज़ इसके अंदर वीडियो के आधार पर है, नोटिफिकेशन के आधार पर हमें होती है, यानी कि यही हमारा एक रास्ता होता है, इसके आधार पर हम पूरी परीक्षा को पास करते हैं। मेहनत तो हमारी होती है लेकिन रास्ता इसके ऊपर से सारा चीज़ें ये इसी के आधार पर चलती है। एक संविधान के आधार जिस तरीके से देश चलता है उसी के आधार पर ये नोटिफिकेशन के आधार पर एग्जामें चलती है दोस्तों। ठीक इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना, सारी चीज़ एक बार संविधान पढ़ते इस तरीके से पूरे जिस तरीके से ये चीज़ें पढ़ना है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी बन जाती है दोस्तों, आपको
ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। फिर आगे बढ़ते दोस्तों, फिर हमारा दे रखा है 10 फॉर्म फिलअप करे जाएंगे दोस्तों। अभी दोस्तों बात करेंगे 7वां पॉइंट, चयन प्रक्रिया के आधार पर बात करें दोस्तों, तो चयन प्रक्रिया किस तरीके से आप एक बार देख लीजिए क्या क्या चयन, एक बार स्टॉप करके वीडियोस को आप स्टॉप करके देख लीजिएगा, मैं स्क्रॉल कर देता हूँ ताकि आपको पूरा नोटिफिकेशन आप अच्छी तरीके से कवर कर पाएंगे दोस्तों, है ना। आगे बढ़ते दोस्तों, फिर 10वां पॉइंट देखिएगा तो 11वां पॉइंट देखिए, सारी चीज़ें अच्छी तरीके से कवर कर लीजिएगा ताकि आपको अपने नोटिफिकेशन आधार पर सारी चीज़ें पता हो दोस्तों। आगे बढ़ते तो फिर दे रखा है अच्छी तरीके से कवर कर लिया। आयु सीमा छूट के बारे में पढ़ लीजिए, आयु सीमा छूट क्या है दोस्तों, आयु सीमा में एक बार अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, आपको पता चल सके दोस्तों क्या क्या है। अच्छी तरीके से ध्यान से एक एक चीज़ को अच्छी तरीके से कवर कर लीजिए। मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, ध्यान रखिएगा क्या क्या चीज़ें इसके अंदर मांगी गई है, दे रखी है, तो ध्यान रखिए सारी चीज़ें एक बार अच्छी तरीके से कवर कर लीजिए। जो भी चीज़ें दे रखी है एक बार पढ़ लीजिए, आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी बन जाती है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें एक बार आज तक की जानकारी को कंप्लीट कर लीजिए दोस्तों। परिशिष्ट जो आयु जो पैसे से संबंधित जो अपने पढ़ा था परिशिष्ट का 2, आप एक बार यहाँ पे पढ़ लीजिए क्या कैसे आयु से पैसों से संबंधित जो क्रेडिट कार्ड किस तरीके से ये पैसा जमा करना है, कितना पैसा जमा करना है, सारी चीज़ इसके अंदर दे रखी है, आपको ध्यान रखना है। अच्छी तरीके से कवर कर लीजिए, सारी चीज़ें दे रखी है। 6वां पॉइंट सर अच्छी तरीके से ध्यान रखना है क्या क्या चीज़ें इसके मांग गई है, ये सारी चीज़ें आप कवर कर लीजिए। क्या क्या दिया गया है इसके अंदर, त्रुटि सुधार जो सुविधा है वो भी अच्छी तरीके से 8वां पॉइंट, ये सारा चीज़ें आप कवर कर लीजिए, क्या क्या चीज़ें दे रखी है अच्छी तरीके से सभी चीज़ों को एक बार। परीक्षा आवेदन का शुल्क दोस्तों, अब यहाँ बात आती है मेन पॉइंट से दोस्तों कि परीक्षा शुल्क कितना लगेगा दोस्तों। दूसरा पॉइंट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी बन जाती है दोस्तों ये, तो परीक्षा शुल्क कितना लग रहा है इसके बारे में हम बात करते हैं दोस्तों। तो परीक्षा शुल्क कितना लग रहा है ये बात करें दोस्तों, तो इसके अंदर जो परीक्षा शुल्क हेतु तथा आवेदन तथा परीक्षा शुल्क कितना लग रहा है दोस्तों। तो मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, गैर क्रिमिनल एवं दिव्यांग श्रेणियों के लिए केवल 250 रुपये लग रहे हैं दोस्तों। कितने 250 रुपये लग रहे हैं दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। लेकिन शेष सभी श्रेणी तथा मध्य प्रदेश के बाहर के निवासी अभ्यर्थी 500 रुपये लगेंगे दोस्तों, आपको ध्यान रखना कि आप अगर SC ST OBC में आती है या फिर ग्रे के आप क्रिमिनल में नहीं आती और दिव्यांग श्रेणी में आती है तो आपको 250 रुपये जमा करना। लेकिन अगर आप शेष सभी श्रेणी जनरल में आती है, आप किसमें जनरल के लिए, तो आपको ध्यान रखना है जनरल के लिए कितना पैसा है दोस्तों, तो जनरल के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा दोस्तों 500 रुपये। और अदर स्टेट से फॉर्म भरे उसके लिए भी 500 रुपये आपको देना पड़ेगा दोस्तों। टिप्स के बारे में पढ़ लीजिए। टिप्स आयोग से प्राप्त शुल्क विज्ञापन निरस्त होने की स्थिति में ऑनलाइन आपत्ति से अभ्यर्थी के खाते में, अगर आयोग से प्राप्त शुल्क जो केवल विज्ञापन निरस्त होने की स्थिति में, यदि आपको परीक्षा वापस एग्जाम नहीं करवाई जाती तो आपको विज्ञापन निरस्त होने की स्थिति में ऑनलाइन पद्धति से अभ्यर्थी के खाते में डबल से वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा दोस्तों। आवेदन पर अंतिम तिथि, जो ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि पढ़ लीजिए दोस्तों। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि दोस्तों 9/5/2023 से अंतिम तिथि को दोपहर 11 बजे तक के बाद आवेदन पत्र जमा नहीं कर पाएंगे दोस्तों। तो 9/5/2005 तक ही आप फॉर्म भर सकते। अधिकतर बच्चे क्या करते हैं दोस्तों कि ऐसे के स्टूडेंट या कैंडिडेट्स दोस्तों जो लास्ट डेट का इंतजार करते हैं दोस्तों, लेकिन वो सोचते हैं कि रात की 12 बजे साइट्स बंद होगी, लेकिन उससे पहले ही 12 बजे दोपहर की 12 बजे बंद हो जाती है और वो फिर वो रह जाते हैं दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है, ये गलती नहीं करिएगा दोस्तों। तो आपको 12 बजे दोपहर 12 बजे तक की लाइन चालू रहेगी, उससे बीच में आप फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। फिर सारी चीज़ें देख लीजिए क्या क्या चीज़ें और दे रखी है, ये अच्छी तरीके से कवर कर लीजिए दोस्तों। आपको एक एक चीज़ को अच्छी तरीके से पढ़िएगा, समझिएगा क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं, समझ लीजिए इसको। आगे बढ़ के भैया एक बार अच्छी तरीके पढ़ लीजिए क्या क्या चीज़ें मांगी गई है, दे रखी हैं। एक बार घोषणा पत्र में दे रखा है, घोषणा पत्र में क्या है, घोषणा पत्र आपको फॉर्म पर फिलअप करके जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो उसके बाद ये हमें जब हमारा साक्षात होगा तो ये फॉर्म फिलअप मांगा जाएगा। तो आपको सारी चीज़ें एक बार पढ़ लीजिए क्या क्या चीज़ें मांगी गई है, दे रखी हैं। तो ध्यान रखिए सारे अनुशासन निर्देशित पढ़ लीजिए आप क्या क्या है, ये सारी चीज़ें आप अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं, एक बार पढ़ लीजिए इसको। नोटिफिकेशन के आधार पर हमें सारी चीज़ें पढ़ना है दोस्तों, ये अच्छी तरीके से कवर करिएगा दोस्तों। तो ध्यान रखना है और भी पढ़ लीजिए दोस्तों क्या क्या चीज़ें देखिए अच्छी तरीके से। स्टॉप पर स्क्रॉल कर देता हूँ आपको, तो आप पढ़ लीजिए। अनहृदय भी पढ़ लीजिए दोस्तों। परीक्षा की प्रक्रिया आवश्यक ये भी अच्छे तरीके से कवर कर लीजिए। पूरा नोटिफिकेशन आपके सामने है दोस्तों। यात्रा व्यय का भुगतान भी आपको दोस्तों ये सारी चीज़ें पढ़ लेना है। यात्रा व्यय का भुगतान किस तरीके से किया जाएगा, ये क्या है, क्या क्या इसके अंदर मांगा गया है, क्या क्या, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। ये सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से कवर कर लेना है दोस्तों। आगे बढ़ दोस्तों और भी पॉइंट्स क्या है इसके अंदर। अब दोस्तों इसका जो परिशिष्ट क्रमांक 3 है इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। परिशिष्ट क्रमांक 3 क्या बोल रहा है ये भी आपको पढ़ लीजिए, क्या क्या मांग दे रखा है इसके अंदर, ये भी अच्छे तरीके से आपको कवर करना है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा क्या क्या चीज़ एक बार पढ़ लीजिए आप, क्योंकि मैं अगर पढ़ूँ दोस्तों तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और आप पढ़ेंगे दोस्तों तो फटाफट आपके हिसाब से पढ़ लीजिए। जो मेन टॉपिक्स वो मैंने बता दिया दोस्तों, लेकिन आपको वो जो मैंने टॉपिक्स याद है, जो और चीज़ें हैं दोस्तों जो आप अपने खुद के हिसाब से पढ़ कर आपको ये कर सकते दोस्तों। तो आपको पढ़ना है और क्या क्या चीज़ें रखी आप अच्छे तरीके से कवर करिएगा दोस्तों। ये एक बार अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, आपको ध्यान रखना है। और चीज़ें जैसे दे रखी है एक बार पढ़ो आप अच्छी तरीके से। एक स्क्रॉल कर देता हूँ तो आपको पता रहेगा दोस्तों कि क्या क्या चीज़ें ओएमआर शीट के आधार पर किस तरीके से ये वैकेंसी किस तरीके से एग्जाम की जाएगी, किस तरीके से ओएमआर शीट आएगी, ये सारी चीज़ें इसके अंदर दे रखी है। तो ध्यान से पढ़िएगा सारी चीज़ें।
याद रखिएगा। और ये साइज़ एक बार देख लीजिए क्या क्या दे रखा है, क्या क्या नहीं दे रखा है। ये साइज़ एक बार पढ़ोगे दोस्तों तो आपको सब समझ में आ जाएगा। और पढ़ेंगे तो पढ़ने वैसे तो जो मेन टॉपिक्स है तो पढ़ ही लिए, लेकिन दोस्तों ये बहुत मायने रखता है क्योंकि हम एग्जाम दे रहे तो हमें पता होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्या क्या चीज़ें कैसे आती है, क्या कैसे एग्जाम होती है, क्या क्या किस तरीके से एग्जाम होते हैं, क्या क्या होता है इसके अंदर, कितने एग्जाम्स होती है, सारी चीज़ इसके अंदर दे रखी है दोस्तों। आपको पढ़ लीजिए सारी चीज़ें एक बार अच्छे तरीके से कवर कर लीजिए, ये आपको पता चल सके दोस्तों कि क्या है एग्जाम। तो अब जैसे प्रतिदिन समय में जैसे ऐसे पर जिन्हें उपयुक्त ऐसा सुविधा प्रदान की नियमों से पात्रता होगी। 3 घंटे देख लिए प्रश्न तो 100 मिनट दे लेकिन 2 घंटे प्रश्न बताइए 60 मिनट किसके लिए दोस्तों, ऐसे पर जो उपयुक्त सह लेखक की सुविधा, यानी कि जो अलग से किसी एक ऐसा स्टूडेंट कैंडिडेट जिसको दिव्यांग है और उसको सह लिखने की आदत लिखने की नहीं है तो उसको सहपाठी की जरूरत है, तो उसके लिए 40-60 मिनट, 3 घंटे परीक्षा होगी उसके लिए 60 मिनट दिए जाएंगे और 2 घंटे परीक्षा होगी तो 40 मिनट दिए जाएंगे दोस्तों। एक बार पढ़ लीजिएगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, अच्छी तरीके से कवर कर लीजिए दोस्तों। 11 पॉइंट क्या दे रखा है, साइज अच्छी तरीके से कवर कर लीजिएगा दोस्तों। अच्छी तरीके से सारी चीज़ ध्यान रखिएगा, क्या क्या चीज़ें दे रखी है अच्छी तरीके से आप कवर कर लीजिएगा दोस्तों, है ना। तो साइज ये कुछ नहीं है अब। तो दोस्तों ये था सारा चीज़ें हमने अपने अच्छी तरीके से कवर करी। पशुपालन शल्य विज्ञान अधिकारी है तो पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी के बारे में जो वैकेंसी जिसके बारे में हमने पूरा डिटेल्स कवर किया दोस्तों। तो आपको पूरा वीडियो आपने अंत देर तक देखा ही होगा दोस्तों। और अच्छी तरीके से सारे नोटिफिकेशन को कवर करिएगा 10 सारी ताकि आपको पूरा ही अच्छी तरीके से पता चल सके क्या क्या चीज़ अंदर दे रखी है, क्या चीज़ें इसके अंदर मांगी गई है, क्या क्या हमारी जो शैक्षणिक योग्यता क्या है, इसकी प्रारंभ तिथि क्या है, इसकी अंतिम तिथि क्या है, इसकी फी कितनी लग रही है, इसकी जो इसके पोस्ट है कि इसके अंदर दे रखा है। तो पोस्टें भी अपने जनरल हुआ, SC हुआ, OBC हुआ, SC हुआ, ST हुआ, AWS हुआ, SC हुआ, ST हुआ और दिव्यांगजन हुआ और महिला पुरुष के लिए कितनी वैकेंसी है, कुल मिला के कितनी वैकेंसी, सारी चीज़ें हम वीडियो में कवर करी दोस्तों। तो आपने वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखा होगा दोस्तों। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी है दोस्तों। तो दोस्तों आपको अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना दोस्तों, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। धन्यवाद।